हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स, या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजेंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अभी तक हमने 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 3, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है करंट। करंट होता क्या, एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और Q को हमने क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से पढ़ा था, Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NE बाई टी, यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is defined as the average velocity with which free electron in a conductor get drifted under the influence of an external field. External field की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका इसका, Vd इक्वल्स टू V1 प्लस V2 सो ऑन डिवाइडेड बाय N। N क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर होंगे। मान के चलते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, N है। जब तक हम बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो रैंडम मोशंस की वजह से जो उनका नेट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं U1 प्लस U2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N इक्वल्स टू 0। जब हम बैटरी अप्लाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे स्टार्ट करना या मूव करना शुरू कर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स निकालें तो फोर्स कितनी आ जाएगी, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ E, कैपिटल E। E यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। न्यूटन के लॉ से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और आपका यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन की एक टर्म निकल के आ जाएगी, स्मॉल e अपॉन m इंटू कैपिटल E विद नेगेटिव साइन। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैव अ थर्मल वेलोसिटी ऑफ u1 एंड एक्सीलरेट फॉर टाइम τ1, हम यहाँ पे टाइम को क्या लेके चल रहे हैं, τ1 ले रहे हैं। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और कुछ टाइम है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल्स टू u प्लस at वाली इक्वेशन से, और हर पार्टिकल के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन किसकी होती है, डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे गलती होगी है, थर्मल की जगह क्या आ जाएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन डिवाइडेड बाय n। v1 v2 v3 की हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपकी ये आ जाएगी, एक्सीलरेशन कॉमन लेके टाइम आपका ये आ जाएगा। एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 0 आई थी, और जो टाइम का एवरेज निकाला है इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो a इंटू टो, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, वो पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन किसकी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, Vd इक्वल्स टू माइनस E अपॉन m कैपिटल E इंटू टो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मोबिलिटी निकल के आएगा, जिसकी यूनिट क्या होगी,
मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे मैग्नीट्यूड में जो हमने ऊपर निकाला था वो यूज करेंगे तो हमारा मोबिलिटी कितना आ जाएगा, E/m इंटू टो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। हम एक कंडक्टर मान के चलते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से विद वेलोसिटी ऑफ vd। कंडक्टर की लेंथ हम l मान के चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, a है, और वोल्टेज कितनी अप्लाइड करी गई है, v अप्लाइड करी गई है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, मतलब इट कंटेन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम n को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें तो कितना होगा, E। पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलिमेंट्री चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया इंटू लेंथ से। कंडक्टर का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल चार्ज निकल के आएगा NaL इंटू E निकल के आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, T इक्वल्स टू L/Vd। Vd क्या होगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, टाइम निकल के आ चुका है, करंट का फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास रिलेशन आ जाएगा I इक्वल्स टू NeA/Vd। अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में होता है और एक मोबिलिटी की फॉर्म में। अगर रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में लेके चलें तो Vd इक्वल टू E/m इंटू कैपिटल इंटू टो होता है, जिससे हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, I में वैल्यू पुट करेंगे तो Ne² A टो कैपिटल E/m आ जाएगा। अगर हम मोबिलिटी की टर्म में रखेंगे तो हमारा रिलेशन आएगा I इक्वल्स टू NeA/μe। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी R, और R ही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो हमेशा करंट को रेजिस्ट करेगा फ्लो होने से। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस आती है। वैसे ओम्स लॉ के हिसाब से I और V डायरेक्टली डिपेंड करते हैं तो उनका ग्राफ क्या बनता है, एक लीनियर ग्राफ बनता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे अगर हम I की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से आपका क्या बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्राफ लीनियर ना होके थोड़ा क्या हो जाएगा, कर्व बन जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन होती है। एक लिमिटेशन और आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स में, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड में ये पढ़ते हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साइन की वजह से, मतलब कि पॉजिटिव में या नेगेटिव में होने की वजह, पॉजिटिव में हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और नेगेटिव में क्या बोलते हैं, हम रिवर्स बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो ग्राफ होगा लीनियर ना होके ग्राफ इस तरह से बनेगा, और रिवर्स बायस में आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ये भी लीनियर ग्राफ ना होके क्या आ रहा है, कर्व ग्राफिंग आ रही है। तो ये भी ओम्स लॉ की क्या है, लिमिटेशन है। ये दो लिमिटेशन आपको याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, चार चीजों पे मेनली डिपेंड करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। हम रेजिस्टेंस के दो फैक्टर का यूज करेंगे। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। और नेक्स्ट आता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, आर प्रोपोर्शनल टू एल। दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो हमारा फैक्टर आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू L/A। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और यही क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है। तो हमारा रिलेशन आ जाता है रो इक्वल्स टू RA/L, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम मीटर। अगर हम ये मान के चलते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारी 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो रो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
जैसे रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसके लिए हमने क्या माना, एक कंडक्टर माना जिसकी लेंथ L होगी हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट कितनी है ड्रिफ्टिंग की वजह से, I इक्वल्स टू NeVd, हमने रिलेशन पढ़ा था अभी पीछे। Vd का रिलेशन हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड में हम ले सकते हैं रिलेक्शन टाइम की फॉर्म में, Vd इक्वल्स टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू टो, ये रिलेशन पुट करेंगे इसमें, और आपका कुछ रिलेशन आ जाएगा Ne स्क्वायर टो अपॉन M इंटू A इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल में पढ़ा था, E इक्वल्स टू V/L, ये पुट करेंगे वैल्यू, और रीअरेंज करके हम V अपॉन I की यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। जो V अपॉन I होता है ओम्स लॉ से क्या होता है R, हमारा R का कुछ रिलेशन ये आ जाएगा, और हम अगर कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में R इक्वल्स टू L बाय इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा रेजिस्टिविटी का रिलेशन कुछ ये आ जाता है M अपॉन NE स्क्वायर टो। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। अब दो चीजें बची यहाँ पे, एक n बचा और एक रिलेक्शन टाइम टो बचता है। तो इनवर्स रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और n डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नेचर भी क्या होता रहेगा, चेंज। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आता है इसमें रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्शन टाइम, और रिलेक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा रिलेक्शन टाइम भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो हम ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें हम तीन ग्राफ पढ़ते हैं, कंडक्टर के लिए, एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी भी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। एलॉय के लिए आपका ग्राफ ये बनेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट छोटी डेफिनेशन आती है थोड़ी थोड़ी। पहले आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपका कंडक्टेंस बोला जाए, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। यूनिट आ जाएगी इसकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बोला जाता है या मो बोल सकते हैं या सीमेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल करेंगे रेजिस्टिविटी का तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, कंडक्टिविटी निकल के आएगा। फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू रो बाय 1 बाय रो, और सिग्मा से कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो लिख सकते हैं, ठीक है, और मो को हम सीमेन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल्स टू आई बाई ए, और यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूले पढ़े थे, आई इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, NeVd, यहाँ पे पुट करेंगे, ए से ए कट जाएगा और NeVd बचेगा। और Vd का हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेक्शन टाइम की फॉर्म में, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टो, वो भी पुट करेंगे यहाँ पे, ये रिलेशन आ जाएगा। और ये कुछ J की वैल्यू आ जाएगी NE स्क्वायर टो अपॉन M इंटू E। और अभी हमने रेजिस्टिविटी का पीछे डेरिवेशन किया था, जिसमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आता है, M अपॉन NE स्क्वायर टो, और इसका रेसिप्रोकल हो रहा है तो हम इसे क्या लिख देंगे, J इक्वल्स टू 1 बाय रो इंटू E, और 1 बाय रो को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो एक आपका रिलेशन आ जाता है, किस किस के बीच में आता है रिलेशन, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। अगर रेजिस्टिविटी का रिलेशन निकालना है मोबिलिटी की टर्म में तो कैसे निकालेंगे, फिर से हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, J इक्वल्स टू आई बाई ए, और I को हम क्या लिख देंगे, NeVd। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, NeVd। और इस बार हम Vd को क्या लिखेंगे, मोबिलिटी की टर्म में लिखेंगे, Vd इक्वल्स टू म्यू लिखेंगे। तो एक रिलेशन हमारा ये आ जाएगा। हमने ऊपर एक रिलेशन पढ़ा था करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारा रिलेशन आ जाएगा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू NE म्यू, और कंडक्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके हमारा एक रिलेशन रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी में ये आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमारा जूल में होता है और टाइम सेकंड में होता है, और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। इसे ही अगर फर्दर हम रिलेशन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला एक हमारे पास क्या होता है, V इंटू क्यू,
और Q का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू टी। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया वर्क डन का हमारे पास V इंटू आई इंटू टी। पुट करेंगे तो V इंटू आई इंटू टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और पावर का एक फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास V इंटू आई। ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये पुट करेंगे रिलेशन में तो हमारा क्या आ जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। या हम ये भी पुट कर सकते हैं, I की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा, और यूनिट हमारी क्या रहेगी, वॉट ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, या इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग करंट इन द सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यहाँ पे यूनिट क्या बन जाएगी, वॉट आर बन जाएगी। लेकिन कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो क्या होती है, किलोवाट आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रजिस्टर इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आते हैं, या तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अगर हम मान के चले हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हमें याद रखना क्या है, करंट सबके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर इन्हें सम अप किया जाए तो कितना आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ बैटरी के इक्वल आ जाएगा, जो कि रिलेशन बनेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ से हम V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से I कॉमन ले लिया जाएगा, हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस R मान के चल रहे हैं तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, और राइट हैंड साइड आपका क्या रिलेशन चल रही है, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में हमें सीधे सीधे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में केस क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में माने हुए हैं। पैरेलल में मानने के क्या होता है, यहाँ पे एक तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और इससे पहले वाले केस में क्या था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था और करंट क्या था, सेम। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट क्या होगा, सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा। सपोज करते हैं टोटल करंट I जा रहा था, तो इन रेजिस्टेंस में करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट I1, I2 और I3, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन सम अप करके आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल करंट के इक्वल आएगा। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के हिसाब से हम I की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। कॉमन लेंगे V तो क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हम R को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, V बाय R इक्वल्स टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब अगर पैरेलल में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली रेसिप्रोकल करके उन्हें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का भी अपना क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस। कोई भी हमारा अगर सेल होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट का ये अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसे क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और इससे डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब आपका सर्किट ओपन होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ सेल इन एस ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन रहेगा उस टाइम पे वोल्टेज जो होगी या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका बैटरी के अक्रॉस, वो आपका क्या कहला जाएगा, ईएमएफ कहला जाएगा, जिसे हम यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्टी होगी। और जब सर्किट को क्लोज कर दिया जाएगा उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोल्स के अक्रॉस में, वो क्या बोला जाएगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट में ईएमएफ कहलाया जाता है पोल के अक्रॉस का पोटेंशियल, और क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल होगा आपका वो क्या कहला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस पड़ा है उसका एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, एक की लगाई है हमने के, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल आर मान के चल रहे हैं, और ये ज्वाइन हो रहा है एक सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन सर्किट इज ओपन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब सर्किट आपका ओपन रहेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और उस टाइम पे जो वोल्टमीटर रीड कर रहा होगा वो ईएमएफ को रीड कर रहा होगा, ई। और जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तब आपका क्या आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम करंट निकालें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू वी बाय आर, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर प्लस ऑफ आर, ये हमारा I की वैल्यू आ जाएगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा, और किससे कम होगा, ईएमएफ से, और कितना कम होगा, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। जैसे V इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर, ई हमारा क्या है, टोटल ईएमएफ है, और आई आर क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर ईएमएफ से हम ये पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो और इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्ट भी बोलते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस के आपकी वोल्टेज क्या भी ड्रॉप हुई है उसे लॉस्ट वोल्ट भी बोला जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में निकाल सकते हैं, जो कि ओम्स लॉ से हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई की हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। हमने इसे रिलेट करा है थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, आर प्लस आर को लेफ्ट साइड में गए, कैपिटल आर को उसके नीचे लेके आए, और E अपॉन वी बचेगा। इसमें इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, आर अपॉन आर आपका क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू ई बाई वी, और फिर यहाँ से सॉल्व करके हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि कितनी आती है, E अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। E इसमें क्या होगा आपका ईएमएफ, और V क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमारा ओपन सर्किट में आता है पोल के अक्रॉस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब क्लोज सर्किट होता है तब आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सेल्स इन सीरीज। जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल ज्वाइन कर रहे थे, ऐसे हमारा क्या होता है, सेल्स भी सीरीज में आते हैं। इसमें दो केस आएंगे हमारे पास, सेल्स जब सेम ईएमएफ के होंगे और सेम ही सबका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सपोज करते हैं हमारा 1 2 3 4 5 जितने भी सेल्स लगाने हैं हम सीरीज में लगाते हैं। सपोज करो हमने कितने सेल्स लगाए हैं, n सेल्स लगाए हैं, सेम ईएमएफ है सबका E, और सबका ही सेम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये पूरा ज्वाइन हो रहे हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस। तो सीरीज में हमें पता होता है सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, अलग अलग होता है, और करंट क्या है तो होता है, सेम होता है। सबसे पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R है, n सेल्स की कितनी हो जाएगी, n इंटू स्मॉल r, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आ जाएगा, क्योंकि सारा सीरीज में कंबाइंड है, तो R प्लस ऑफ एन आर आ जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल ईएमएफ कितना होगा, एक ईएमएफ कितना है हमारे पास, एक सेल का ईएमएफ ई है, तो एन सेल्स का कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। करंट अगर हमें निकालनी है तो टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल ईएमएफ हमारे पास कितना है, एन इंटू कैपिटल ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, आर प्लस ऑफ एन आर। ये हमारा क्या आ जाता है, जब हमारे सेम ईएमएफ होंगे, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ज्वाइन होंगे सीरीज में, तो हमारा करंट इतना आएगा। नेक्स्ट केस इसमें बनता है जब ईएमएफ भी अलग होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग होगा। इसमें हम दो सेल्स मान के चल रहे हैं, एक E1 सेल मान के चल रहे हैं और एक E2 सेल्स मान के, जिसका ईएमएफ E1 और E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, R1 और R2, और ये फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल दें, सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा, दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो E1 प्लस E2 आ जाएगा। करंट हमें निकालने हैं, ओम्स लॉ से फॉर्मूला आ जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ हमारा कितना है, E1 प्लस E2, और टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। ये आपके सीरीज के सेल जब सीरीज में कनेक्टेड थे। एक बार हमने पढ़ा कौन सा, जब सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दूसरा था जब हमारा डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल्स ने अब करेंगे पैरेलल में, कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल में भी वही क्राइटेरिया होगा, एक बार सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक बार डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला केस आता है व्हेन सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने n सेल्स को पैरेलल में लगा दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका क्या है, स्मॉल r सबका स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, और सबका ईएमएफ कितना है, E है, और फिर इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के थ्रू हमने क्या कर दिया, लगा दिया सीरीज में। पैरेलल में एक बात याद रखनी है, पैरेलल में हमारे हमेशा ईएमएफ कितना होता है, E होता है, हमारे से सेम रहता है, और सबका ई ईएमएफ है, तो कितने भी सेल्स लगे हों पैरेलल में, सबका ईएमएफ टोटल ईएमएफ हमारा क्या आएगा, E ही आएगा। केवल हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पैरेलली, तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल तो हमारा क्या रहेगा, E। कभी भी इसमें n की मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि सेम रहता है पोटेंशियल पैरेलल में।
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/r डैश, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो 1/r प्लस 1/r n टाइम्स तक इन्हें ऐड करेंगे, सॉल्व करके हमारा आ जाएगा n/r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, स्मॉल r अपॉन स्मॉल n आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस r डैश, और सॉल्व करके हमारा r प्लस n/r आ जाएगा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ हमारा E है और टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा करंट का रिलेशन ये आ जाएगा। अगर हम डिफरेंट, दूसरा केस हमारे पास क्या आता है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें हम दो सेल लेके चलते हैं, एक का ईएमएफ हमारे पास E1 है और एक का ईएमएफ हमारे पास E2 है, और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का कितना होगा, R2 होगा। जब पैरेलल में लगे हुए हैं सेल्स तो करंट भी क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। मान के चलते हैं पहले वाले ईएफ में करंट कितना आ रहा है, I1, और दूसरे वाले ये सेल में कितना करंट है, R2 आ रहा है। दोनों कंबाइन होकर जो I करंट है वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। सबसे पहले सेल के लिए हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमने पिछले केस में पढ़ा था, V इक्वल्स टू E माइनस ऑफ IR। तो ये पहले वाले सेल के लिए तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 इंटू R1। यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I1 R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से कैलकुलेट हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले सेल में हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, E1 वाली टर्म्स एक साइड हो जाएंगी और पोटेंशियल वाली टर्म्स एक साइड हो जाएंगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में सर्किट लगा हुआ है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V मान के चल रहे हैं, जहां जहां पे V1 और V2 होगा उसे हमने V मान लिया। अब यहाँ पे हमने एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम वगैरह लेने के बाद हमारा रिलेशन आएगा ये। हमने क्या किया, इस V वाला जो टर्म थी पूरी लेफ्ट साइड लेके आगे और I को हम क्या लेके आगे, राइट साइड लेके आगे। हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो भी V के साथ में होगा इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपका रिलेशन बनेगा V इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I ब्रैकेट में आ जाएगा R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम मान के चलते हैं हमारा दोनों सेल जो कनेक्टेड हैं, if E is the effective EMF and small r is the effective internal resistance, then V equals to combination relation क्या बन जाएगा हमारा, V equals to E minus of IR। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो टोटल EMF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये आपका सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आते हैं, किरचॉफ्स लॉ आते हैं। किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, किरचॉफ्स के दो लॉ आते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और एक दूसरा आता है किरचॉफ सेकंड लॉ जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप रूल। पहले लॉ के हिसाब से किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। जो भी आपके करंट मीट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, उनका सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। हमने एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करा, इसमें हम मान के चल रहे हैं करंट हमारी आ रही I1, I2, I3, I4, I5 आ रही है, कुछ इनवर्ड करंट है और हमारी कुछ आउटवर्ड करंट है। इसमें एक केस मानना पड़ेगा, जो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसे हमने पॉजिटिव माना है, और जो जंक्शन से अवे जा रहा है उसे हम क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो I1 जंक्शन के थ्रू आ रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। I2 जंक्शन से अवे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 हो जाएगा। I3 जंक्शन के टुवर्ड जा रहा है तो प्लस के I3। ऐसे ही I5 आपका जंक्शन से अवे जा रहा है तो माइनस I5। I4 जंक्शन के टुवर्ड जा रहा है तो I4। इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है। या अरेंजमेंट करें तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I5। मतलब कि टोटल इनवर्ड करंट इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, टोटल आउटवर्ड करंट। सिंपली भाषा में हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से कि टोटल इनवर्ड करंट किसके इक्वल होगा, आपका टोटल आउटवर्ड करंट के इक्वल होता है। इसका नेक्स्ट लॉ आपका आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, it state that in any closed circuit the algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of resistances and current। मतलब जो EMF होगा पूरे क्लोज सर्किट में वो किसके इक्वल होगा, algebraic sum of product of resistance and current के इक्वल होगा। अब इसमें केस बताए गए हैं, केस कैसे मानने हैं इसमें। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ लूप
राइट साइड है और बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो ई का जो साइन होगा हम क्या मानेंगे, हमेशा नेगेटिव मानेंगे। और अगर डायरेक्शन ऑफ लूप इस तरफ है और आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो साइन ऑफ ई हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। एक तो केस ये याद करना है। और दूसरा केस क्या होगा, किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग अगर करंट चल रहा है तो साइन ऑफ जो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। और अगर किसी रेजिस्टेंस से अपोजिट करंट जा रहा है तो साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं इसे। हमने एक पोर्शन माना गया है जिसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और R5 कनेक्टेड है और EMF E1, E2 और E3 कनेक्टेड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो लूप मानना पड़ेगा आपको, या तो दोनों लूप में कंटिन्यूस आपका क्लॉकवाइज मानोगे या दोनों में क्या मानोगे, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पे दोनों लूप में क्लॉकवाइज टर्न माना हुआ है। हम पहले लूप लेके चलते हैं ABCD, ये वाला लूप लेके चलते हैं, और फिर दूसरे वाला लूप लेके चलेंगे ACDA, ये लूप लेके चलेंगे। पहले वाले लूप में हम KVL लगाएंगे, KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लूप, ये लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ ABCA। पहले A से B में जब जा रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एक R1 रेजिस्टेंस आ रहा है और करंट के हम अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेके चलना है, हमें पॉजिटिव लेके चलना है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ओम्स लॉ से, वो कितना आ जाएगा, IR1 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन। उसके बाद हमारे पास आती है एक पॉजिटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो हमारा जो EMF होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ E आ जाएगा। उसके बाद B से C जाएंगे, B से C एक और रेजिस्टेंस आएगा हमारा R2, और इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा, प्लस के I2R2। उसके बाद C से A जाएंगे और C से A जाने पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में करंट क्या चल रहा है, अलोंग चल रहा है हमारे। जब अलोंग चल रहा होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, तो आ जाएगा -I3R3। और एक EMF आएगा जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो उसके बाद प्लस साइन आ जाएगा E2। हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और इसे हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लूप आता है ACDA। जब ACDA जाएंगे, पहले A से C डायरेक्शन जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो EMF क्या हो जाएगा हमारा, -E2 आ जाएगा। उसके बाद करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इस बार, तो प्लस के क्या आ जाएगा, I3R3 आ जाएगा। C से D जाने पे हमारा फिर से करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा। EMF आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस के E3 आ जाएगा। फिर से करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस फिर से क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। और हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने भी लूप होंगे उनमें इक्वेशंस बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी और उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, इसमें लास्ट टॉपिक है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल होता क्या है, एक एक्यूरेट अरेंजमेंट होता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। इट इज वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होंगे P, Q, R एंड X, जिसमें P और Q रेजिस्टेंस तो नॉन रेजिस्टेंस होंगे। R वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, और जो X रेजिस्टेंस होगा वो अननोन, जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इन्हें अरेंज करेंगे क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, और एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और एक टैपिंग की लगाएंगे B और D पॉइंट के बीच में। While a battery of EMF E and one way key are connected between A and C। फिगर आपकी ये है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस P आ जाता है, B और C के बीच में रेजिस्टेंस Q आ जाता है, A और D के बीच में वेरिएबल रेजिस्टेंस R आ रहा है, और D और C के बीच में अननोन रेजिस्टेंस X आ रहा है। जो B और D टर्मिनल है इनके बीच में एक टैपिंग की लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे, और A और C वाले टर्मिनल में हम एक EMF लगाएंगे और एक वन वे की लगाएंगे। आपका P और Q मैंने पहले ही बताया था, भी क्या होते हैं, नॉन रेजिस्टेंसेस होते हैं। R वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा और X अननोन रेजिस्टेंस होगा। जो P और Q रेजिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशो आर्म बोलते हैं। R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और X हमारा अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज में करते क्या है, जब प्रेस करेंगे की K1 को प्रेस करेंगे, द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। की को क्लोज करने के बाद हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगाया है, उसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना पहुंचे, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो ना करे।
अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। और हमारी जो कंडीशन आ जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर बाय एक्स, आर अपॉन एक्स आ जाएगी। जब हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करे या डिफ्लेक्शन शो ना करे, तब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो बैलेंस कंडीशन में बोला जाता है। और कंडीशन हमारी आती है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स। इसे प्रूव करने के लिए हमने क्रिचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ से हम प्रूव करेंगे। अरेंजमेंट फिर से दोबारा वही बनाया है, ए बी सी डी, जिनके बीच में आपका रेजिस्टेंसेस लगे होंगे। P और Q रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस होंगे, R रेजिस्टेंस बॉक्स होगा और X हमारा अननोन रेजिस्टेंस होगा। की को हम क्लोज करेंगे और करंट का जो फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा। टोटल करंट हम मान के चल रहे हैं I है, तो A पॉइंट पे करंट को क्या मिलेंगे, दो डायरेक्शंस मिलेंगी। सपोज करते हैं P जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, और R रेजिस्टेंस बॉक्स में फ्लो कितनी कर रही है, I2। जब I B पॉइंट पे जाएगा उसे फिर से दो डायरेक्शन मिलेंगी। सपोज करते हैं गैल्वेनोमीटर जो कॉइल है उसमें करंट कितना पहुंचा है, I3, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I माइनस I3, जो कि Q रेजिस्टेंस के अलोंग चलेगा। ऐसे ही जो BD वाली पोर्शन है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो I3 फ्लो कर रहा था, और AD वाली में कितना फ्लो कर रहा था, I2। दोनों सम अप करके कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3, जो कि अननोन रेजिस्टेंस X में क्या करने वाला है, फ्लो करने वाला है। क्रिचॉफ लॉ लगाने के लिए हमें लूप मानने पड़ेंगे। हम फिर से वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप मानेंगे। पहले हम लेके चल रहे हैं ए बी डी ए वाला लूप लेके चल रहे हैं। ए से बी वाली डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो करंट कितना है, करंट के अलोंग चल रहे हैं। जब करंट के अलोंग चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के Pi1। फिर पहुंचेंगे बी वाले पॉइंट पे, बी से डी वाले जब पॉइंट पे जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होगी गैल्वेनोमीटर की उसमें करंट अलोंग में चल रहा है, तो अलोंग में चल रहा है, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ Gi3 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर डी से जब ए जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो आर बॉक्स के अलोंग, रेजिस्टेंस बॉक्स के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्लस के RI2 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली हम बी सी डी बी में जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पे भी क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। बी से सी जाने पे करंट के अलोंग चल रहे हैं, करंट के अलोंग जब चल रहे हैं तो माइनस साइन आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में I1 माइनस I3 इंटू क्यू। सी से जब डी जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस I2 प्लस I3 इंटू एक्स। और फिर जब डी से बी वाले अलोंग लाइन के चलेंगे, जो डी से बी जा रही है उसमें करंट के फिर से अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, करंट के जब अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस के I3 G पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा I3 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, 0। दोनों इक्वेशन है, जहां पे भी आपका I3 होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी और इक्वेशन सेकंड हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एक्स। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है। आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।